पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और इसीलिए आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही प्रख्यात समाज सेवी हैं। नाम है इनका श्री परमजीत सिंह बडोला। और चलिए आइए होते हैं उनसे रूबरू और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार परमजीत जी। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू जी, थैंक यू। परमजीत जी, आप अंबाला को बिलोंग करते हैं, वहाँ के एक छोटे से गांव बडोला से आप हैं और इतने बड़े समाज सेवी आप हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि आपने ये समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कैसे कदम रखा? मैडम, सभी से मैं अपने दर्शकों को सभी को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी को। समाज सेवा का जुनून है जो मैडम 92 से दिमाग में आया। हमारा गांव शहर से बहुत दूर था और पिछड़ा हुआ था जी। सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी थी। कहीं ना कहीं जुनून हुआ और नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़े। हमने युवाओं को इकट्ठा किया गांव में कि कुछ ना कुछ काम किया जाए। पता कुछ नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक जुनून था जी। तो लोग काफिला जुड़ता गया, आगे बढ़ते गए। गांव में यूथ क्लब बनाया, आदर्श युवा मंडल, उसका प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे काम किए हमने गांव में सभी लोगों ने मिलकर निष्काम होकर, क्योंकि जब हमारा युवा साझे तौर पर काम करता है तो कहीं ना कहीं सबका अहंकार ख़त्म होता है और उस अहंकार को ख़त्म करके सभी ने इकट्ठे होकर सबसे पहले हमने हमारे गांव में एक स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं थी जी। बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, आवारा पशु घूमते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मुझे याद है कि हम गांव में पैसे इकट्ठे करने के लिए चल दिए कि चलो किसी से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते। उसमें से लोग अच्छे बुरे मिलते जाते हैं, लेकिन उसमें सभी लोगों ने हमें डटकर सहयोग दिया और हमने इलाका में सबसे पहले अपने गांव की स्कूल की बाउंड्री वाल लोगों से 5-5 रुपए इकट्ठे करके की और अपने स्कूल को अच्छे एजुकेशन की ओर बढ़ाया। जी। परमजीत जी, आप बचपन से ही मुझे लगता है कि इस ओर आपका रुझान रहा है, लेकिन इस आयु में इतनी समझ नहीं होती है कि इंसान खुद के लिए क्या डिसीजन ले, और आप तो अपने गांव वालों के लिए कुछ करते चले जा रहे थे। तो क्या आप किसी से प्रेरित थे या स्वयं ही आपको लगा कि मुझे कुछ जो मेरे हमउम्र हैं, हमें एकजुट होना है और अपने गाँव के लिए कुछ करना है? क्या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके वजह से आप इस ओर आपका रुझान हुआ? मुझे मैडम नेगी जी ये चीज़ें मुझे अपने परिवार से मिली जी। मेरी माता जी CBSE क्लास से 8 क्लास पास थी और मेरे पिताजी एक अनपढ़ किसान थे जो गुरुद्वारा के पुराने ज़माने में पाकिस्तान से आए हुए, हम खाली आए थे। पिताजी मेरे गुरुद्वारा के जो ग्रंथी होता है उससे पढ़े हुए थे जी। लेकिन उन्होंने भी अपने तरीके से कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप किया था और ईमानदारी और लोगों के लिए समर्पण भावना से काम करना मुझे अपनी माँ और पिताजी और कुछ सामाजिक सोच रखने वाले बाहरले लोगों, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ उन लोगों से मिला। जी। और हमने तो सुना है कि आपको बच्चों से भी बहुत ज़्यादा असीम प्रेम है, उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये बच्चों के प्रति इतना प्रेम और इतना उनके लिए कुछ करना है, और एक राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपकी पहचान है। मुझे मैडम बच्चों के मामले जब यूथ क्लब बना के काम कर रहे थे जी। कहीं ना कहीं मंथन, हमारा मार्गदर्शन कोई नहीं था, सिर्फ एक जुनून था जी। लेकिन वहाँ मैंने गांव में देखा कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं दे रहा। मैं इलेक्शन देखता था गांव में, ना सरपंच, ना MLA, ना MP, बच्चों की बात कोई नहीं करता था जी। जो बच्चे हमारे परिवार का अभिन्न अंग हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों पर कुछ काम किया जाए। धीरे धीरे 92 से हमने 94-95 में हमने आँखों के कैंप लगाने शुरू कर दिए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू कर दिए। हमें NGO सेक्टर का जीरो नहीं पता था और
हम्बाड़ा ज़िला में क्या कुरुक्षेत्र में जब लोगों को पता लग जाता था कि यार युवा संगठन वाले कैंप लगा रहे हैं जी तो लोग भाग भाग के आते थे और हमें खुशी होती थी। हम 5-5 दिन बुज़ुर्गों को अपने कैंप में रखते थे, जी उनकी पूरी ट्रीटमेंट करके ओके करके भेजते थे। और मुझे खुशी है कि हम बहुत उन गरीब बुज़ुर्गों को जो हॉस्पिटल तक तो पहुंचना उनके बस का काम ही नहीं था, जी हमने हाथ पर पॉलीथीन रखकर उनकी टॉयलेट भी रिसीव की है। उसमें शांति मिलती थी हमें। वहाँ से धीरे धीरे कि हमारे बुज़ुर्ग इतना कीमती सरमाया है हमारा, लेकिन उनको हम संभालने में कहीं ना कहीं नाकाम थे। गरीब लोगों को जिसको रोशनी देते थे। मुझे खुशी है कि एक लोग ये जो लोग करते हैं कि लड़के लड़कियां, बिल्कुल, जो भेदभाव करते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ। नारायणगढ़ में हमने आँखों का लेंस फ्री कैंप लगाया हुआ था। जी एक बुजुर्ग महिला और हस्बैंड दोनों पति पत्नी, जी और उसके हस्बैंड की दोनों आंखें अंधा था। हमने ऑपरेशन कराया उनका, और उसके 7 लड़के थे। जी 7 लड़कों में से एक भी उसको लेने के लिए नहीं आया। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जड़ा कि लड़कों का भी क्या करना जब माँ बाप की सेवा ना कर सकें। जब मुझे उस कैंप में हम किसी से पैसे कभी नहीं लिए। हम लोगों को यही बोलते थे कि भाई जिसने डोनेशन करना है हमारे सामने आके कुछ भी कर दो। मुझे खुशी हुई, हमारी प्रोफेसर थी बराड़ा कॉलेज की मैडम इंदु विज, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जी तो एक बुजुर्ग को हम लोई देने लग रहे थे, महिलाओं को लोई देते थे, जेंट्स को लोई सर्दियों में। तो उस महिला ने जिसकी आंख में लेंस डलवाया था उसको दुनिया दिखी, तो उसने हमें जफ्फी डाल ली। और उसने मैडम प्रोफेसर इंदु विज ने कहा कि परमजीत बेटा, जो ये खुशी हमें दवाएं गरीबों की मिलती हैं शायद ये करोड़ों में नहीं मिल सकती। फिर धीरे धीरे हम चलते गए। फिर हमने एक कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर युवा इकट्ठे होकर काम करें। तो हमें एनजीओ सेक्टर का पता नहीं था, लेकिन हमने एक युवा क्लब बनाया जिसका नाम रखा जिला युवा विकास संगठन जी हरियाणा। संस्था बनी, सभी सामाजिक सोच रखने वाले युवा थे उसमें सारे। और बन के हम पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं। हम सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल उठाने, तेल जोगे भी पैसे नहीं होते थे हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से जनरेट हो जाते थे। लोग प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमा रहे थे, हम गांव में जाके युवाओं को प्रेरित करते थे। जी दिमाग में कीड़ा था। जी मेरे आज भी याद है कि एक बार हम नारायणगढ़ के एक शीतला माता मंदिर में मीटिंग लेने के लिए गए। हम मीटिंग लेने के लिए 9 लोग गए, हमें सुनने के लिए वहाँ 3 लोग थे। लेकिन उसके बाद समय ऐसा भी आया कि हमने एक महीने के बाद अपॉइंटमेंट दी मीटिंग के लिए। लोग काफ़िला चला गया, चलता रहा और लोगों में चर्चा होती चली गई। फिर धीरे धीरे दिमाग में आया कि यार एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाई जाए। मेरे गांव का एक एससी लोग जी दूसरी गांव में मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी होती थी, उसमें दूध डालने के लिए गया। तो उन्होंने उसका, हमारे जिम्मेदारी थे वो, उसके डोलू को फेंक कर मारा कि जाइए आप, और उसको जाति सूचक शब्द बोले। हाँ जी। तो जब मैं शाम को गांव में आया तो उन्होंने मुझे कहा, यूथ क्लब प्रधान होने के नाते वो मुझे प्रधान जी कह के बोलते थे जी कि प्रधान जी अब ये ऐसे ही होएगा। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं होएगा। फिर हमने एक मिल्क यूनियन से वीटा के नाम से हमने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई। मुझे आज भी याद है कि 29 दिसंबर 1999 को हमने पहले दिन वो स्टार्ट करी जी। और हमारे युवाओं के पास जी जो दूध का कैन लेते हैं उसके पैसे नहीं थे। हमने 20-20 रुपये इकट्ठे किए और किस्तों पे जी लोन पर हमने दूध के डालने के लिए कैन लिए। जी हमारे पास जगह नहीं थी। टायर पंचरों की दुकान में हमने वो दूध स्टार्ट किया लेना लोगों का, और पहले दिन हमें 3 किलो दूध मिला। 3 किलो दूध को हमने वीटा प्लांट में भेजा जी। और धीरे धीरे लोगों को जाया, मोटिवेट किया। लोगों ने नेगेटिविटी भी फैलाई, अच्छाई भी कही, लेकिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। और हाथी की चाल चलते रहे।
जो आज हमारी सोसाइटी के पास 26 लाख रुपया नेट प्रॉफिट है। क्या बात है फुली कंप्यूटराइज सिस्टम है जी और मैनेजमेंट है। जी हम 11-12 लड़कियों को अब से जी। पहले हम एजुकेशन के लिए डोनेशन दे चुके हैं। जी हमारी ग्राम पंचायत के पास कोई पैसा नहीं था, जी हमने उस फंड से, सोसाइटी के फंड से हमने 1000 मिट्टी की ट्राली गांव में घेरी जी और मैं उस टाइम सरपंच भी था। उसी पैसे से, लोगों का पैसा है, सिर्फ कलेक्ट किया है जी कमीशन बेसिस पे, कोई नहीं। आज हमारी वो सोसाइटी को 5 गाँव का दूध आम किसान डालने आते हैं और 19 गाँव का दूध वहाँ इकट्ठा किया जाता है। क्या बात है परमजीत जी, आपकी तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। और आज के समय में जहाँ पे किसी की जेब से पैसे निकलवाना बहुत बड़ी महाभारत अपने आप में है, वहीं पे मुझे लगता है कि आपकी सोच इतनी सकारात्मक रही है कि लोग आपके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि आपके दिल में मुझे लगता है कि समाज के प्रति वाकई में एक सच्चाई नज़र आई लोगों को भी, तभी उन्होंने आपका समर्थन दिया। तो पूछना चाहेंगे कि जब कहते हैं ना कि युवा वर्ग के लोग एक साथ मिलते हैं, कई बार लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है भी कि नहीं, कहीं हम पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं। जब पैसा धीरे धीरे आने लगता है, आज के बच्चों के पास अगर कुछ पैसा आ जाए तो वो सारा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, गैजेट्स का ज़माना है, उसमें वो खर्च कर देते हैं, वो आज की ज़िंदगी जीते हैं, भविष्य का नहीं सोचते। तो उस समय में आप लोगों की जो लाइक माइंडेड पीपलों की जो टोली थी, उन्होंने क्या सोच के ये कहा कि चलो अब हम इसको पैसा इकट्ठा करते हैं और आगे हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो वो विजन और वो स्ट्रैटेजी क्या थी परमजीत जी? वो हमारी स्ट्रेटजी मैडम, मेरी एक खासियत रही जी कि मैंने जो भी पैसा इकट्ठा किया मैंने कभी हाथ नहीं लगाता था। क्या बात है जी। जो हमारे युवाओं का टोला होता था, 10 लोग हों, 12 लोग हों, 5 लोग हों, सब वही देखते थे जी मैंने साझे पैसे को, डोनेशन को कभी अपनी जेब में नहीं डाला। बिल्कुल दूसरों को बोल देता था कि या काम करो, ये पैसा है, कहीं कमी है तो बताओ, अपनी जेब से भी कलेक्ट कर लेते थे। क्योंकि जब लोगों को हम किसी डोनेशन और किसी काम में पारदर्शिता से रखेंगे, बिल्कुल जो मेरा तजर्बा रहा इस लाइन का, जितनी पारदर्शिता से हम लोगों के साथ खुली किताब की तरह जीवन जिएंगे, बिल्कुल चाहे बात का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे संस्कारों का हो, तो थोड़े दिन तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अदरवाइज आपको लोग थोड़े टाइम के बाद पूरे खुले तरीके से जानने लग जाएंगे। जी जी क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, ये तो रामचंद्र जी को सीता के खिलाफ बोल के क्या नहीं किया, गुरु गोविंद सिंह जी को भी जिसने 4 बच्चे मारे, माँ बाप मारा, उसको भी लुटेरा डाकू लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने हर एक काम को अपने मन की सेटिस्फेक्शन से देखा है, ना कि किसी और चीज़। क्या बात है, आज के ज़माने में ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति ही बहुत कम मिलते हैं परमजीत जी। और ये तो सौभाग्य है कि हमारे समाज में आप जैसे लोग हैं जो कि अपने को पीछे रख के दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। और आज बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि आपका जो वेटा ब्रांड है वो आज बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। तो इस वाले ब्रांड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं परमजीत जी? मैडम, जब मुझे गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं कामयाब हो गया जी, मेरे साथी लगे कहने कि हम भी डायरेक्टर का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी तो हमने डायरेक्टर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर दिया। जी अच्छे अधिकारियों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो हमने चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे नॉमिनेशन पेपर को रद्द कर दिया। ओहो, और मैं रुकने वाला नहीं था, मैं घर आ गया। पैसे पूसे तो हमारे पास होते नहीं थे। घर आया तो मम्मी को कहा कि कह रही तू कैसे चुप होके बैठ गया। वह मम्मी, उन्होंने मेरे कागज़ रद्द कर दिए। कह रही इसका इलाज क्या है? मैं कहा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट के लिए पैसे चाहिए। कह रही कितने पैसे चाहिए? 2003-4 की बात है। मैं कहा माता कम से कम 50,000। ब्रदर को बोला कि इसको कल को 50,000 ला के दे, हाई कोर्ट जा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे और कौन लड़ेगा। बिल्कुल। फिर हाई कोर्ट से मैं डायरेक्टर बन के आया 2.25 साल के बाद। मुझे खुशी हुई जब मेरा दूसरा चुनाव हुआ, तो मेरे साथ तो एक सामाजिक सोच रखने वाले युवा थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार मिलता है जी और जनता आपका साथ देती है, लेकिन आपका किरदार ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने देखा है, जी लोग समर्थन भी करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या। लोग आज समय ही ऐसा है, राजनीति ऐसा स्टंट पर खड़ी है कि जाके
कि बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो परमजीत जी, आप तो पंचायत के आप तो सरपंच भी रहे, जैसा कि आपने कुछ देर पहले हमको बताया। लोगों का प्यार आपके साथ हमेशा था ही, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मैं समाज सेवा के साथ साथ अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ भी मेरा रुझान हो? मैडम पहले तो अब तक सरपंची के बाद तो मेरे भारत सरकार ने हमें चाइल्ड हेल्पलाइन का, क्योंकि बच्चों का कीड़ा था दिमाग में, बच्चों पर काम करने का, जी कि उन्हें गांव से उठकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाए। हाँ जी, और इसका किस्सा भी एक सुना है हमने कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें Yes. कुछ बच्चों का, वो ज़रा किस्सा मैं चाहूँगी हाँ, कि आप दर्शकों को मैं बताएं। उसको ही बताता हूँ आपकी। हम एनजीओ चलाते थे, जिला युवा विकास जी। संगठन। तो हम गांव में घूमते थे, हम्म। तो एक हमारे साहा के पास एक बस एक्सीडेंट हुई थी और उसमें हमने 18-19 बच्चों को खोया था इलाका के लोगों ने। वो शायद मेरी ज़िंदगी की बड़ी खतरनाक। जी जी जी। मैंने इन बच्चों की बाजुओं कटी हुई को देखा है और उस दिन से कि मैं इस सिस्टम के साथ लड़ूंगा बच्चों के अधिकारों के लिए। किसी राजनीतिक लोग, मैंने देखा है वहाँ किसी बच्चे की बाजू कटी हुई थी, किसी की गर्दन कटी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई। वो मेरी ज़िंदगी का बदलाव था। तब से मैंने कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद बच्चों पर काम करूंगा और बच्चों के लिए काम करूंगा। चाइल्ड हेल्पलाइन हमने 1098 जो मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था वो हमने चलाया, जिसमें हमें गुमशुदा बच्चे मिलते थे। वो बच्चे मिलते थे जिनका लावारिस कोई नहीं होता था। मुझे उनके साथ प्यार करने में, टॉफ़ी देने में, वो मेरे कंधों पर भी बैठ जाते थे। बड़ा मज़ा आता था काम करने का। और फिर 2012 में मुझे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बना दिया गया, तो वो जुडिशली पावर आ गई मेरे पास। मैं सीट पर बैठ गया जी। और शायद मैं ईश्वर से डर के बात करता हूँ कि हमारे से बात कभी रेडें नहीं पड़ी। हरियाणा की सबसे बड़ी रेडें अम्बाड़ा से स्टार्ट हुई थी। हमने वहाँ 16 बच्चे रेस्क्यू किए हमने फैक्ट्रियों से, और लवारस बच्चों को पकड़ा जिनको ना बोलने का पता था, ना सुनने का पता था। ऐसी बच्चियों को हमने लोगों के घर से रेस्क्यू कराया, जिनको लोग पैसे वाले घर के पीछे बंद करके चला जाते थे, जैसे हम कुत्ते को खाना दे के चला जाते हैं। उन बच्चियों को भी हमने रेस्क्यू कराया। बिल्कुल परमजीत जी, मुझे लगता है कि ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो मुझे लगता है ऊपर वाला खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन वो आप जैसे लोगों को भेजते हैं जिससे कि समाज में सुधार हो सके, किसी को सहारा आप दे पाएँ। और जाहिर सी बात है, आज सभी लोग इतना व्यस्त हैं और इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में भी यदि आप किसी को दे सकते हैं, वो है आपका कीमती वक्त। और मुझे लगता है कि आप और आपकी टीम को हैट्स ऑफ है, जो कि लगातार इस और काम कर रहे हैं। और परमजीत जी, पूछना चाहेंगे कि जो चाइल्ड लेबर की आपने बात कही, आज भी कितनी मुहिम सरकार चला रही है। लोगों को पता है कि भाई जो बाल श्रम है वो एक कानूनन अपराध है, फिर भी होटलों में देखिए, ढाबों में देखिए, ज़्यादा नहीं तो हम दिल्ली देहरादून के ही रास्ते में देखेंगे, कई ढाबे ऐसे पड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ रुकती हैं, बच्चे आपको सर्व कर रहे होते हैं, बहुत कम उम्र के वो बच्चे होते हैं। तो आप जैसे समाज सेवी हैं और आपकी संस्था है जो कि बहुत बड़ा नाम हो चुकी है, क्या आपने कभी इस और भी स्टेप लेने का कुछ सोचा है? चाइल्ड लेबर पर मैडम हमने बहुत काम किया है, कर रहे हैं। मेरे टाइम में जब मैं चाइल्ड लाइन का डायरेक्टर रहा, अम्बाड़ा, जमुनानगर, पंचकुला और कैथल तक देखते थे हमने तो आज तक जितनी चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू किए, मैंने अपने टाइम में कभी नहीं छोड़ा, FIR दर्ज की है। यहाँ तक कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुकदमा 370 में भी दर्ज किए, जिसके लिए मुझे लाखों रुपए की ऑफरें दी गई, लेकिन हम नहीं झुके। लेकिन अब भी हमारी संस्था चाइल्ड लेबर पर, सेक्सुअल एब्यूज़ चिल्ड्रन पर और चाइल्ड मैरिज पर काम कर रही है जी। और हर एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी हुई है चाइल्ड लेबर के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 बोलती है कि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, लेकिन उस राष्ट्र की संपत्ति पर काम नहीं किया जा रहा। लोग धार्मिक उलझनों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन इंसानियत के लिए काम करना कम चाह रहे हैं। हमने तो एक बार नमा शहर में भी, मैं भट्ठा मजदूर 82
महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू करके लाए थे हम भट्टे से, किडनैपिंग करके बॉन्डेड लेबर बना के रखी हुई थी। तो ये शौक़ है, अब भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर जमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ में हमारी संस्था काम करेगी, उसके लिए सारा स्ट्रक्चर तैयार है जी, सिस्टम से। अब तो यही देखा है कि इस सिस्टम में बढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली परमजीत जी। और मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी टीम, मुझे लगता है जितने हमारे दर्शक हैं तो हम सभी परमजीत जी की टीम का हम लोग हिस्सा बने। कभी भी आप में से किसी को भी ये लगता है कि कहीं पे चाइल्ड लेबर हो रहा है या कहीं पे चाइल्ड मैरिज के किस्से यदि आपको कहीं पे सुनने को मिलते हैं तो आप हमारे ये जो चैनल है आप उसमें आप कमेंट के तौर पे फटाफट लिख सकते हैं। हम लोग की टीम तुरंत आपको रिवर्ट करेगी। और साथ ही साथ एक और परमजीत जी की, क्योंकि आपका हमने देखा है कि बच्चों के प्रति बहुत एक रुझान है, वहीं पंचायतों की यदि हम बात करें तो अभी जो पंचायत में क्या है कि सतत विकास लक्ष्य को पूरा तो करना है ही, वहीं पंचायतों के स्तर पे कुछ थीमेटिक अप्रोचेस भी हो गई हैं, थीम्स हो गई हैं, 9 थीम्स आ गई हैं। उसमें से एक थीम है बाल हितैषी, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। तो मैं तो चाहती हूँ कि सभी पंचायतें, हमारे भारतवर्ष में जितनी भी पंचायतें हैं, वो अपनी पंचायत को वुमेन फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली तो बनाए, क्लीन एंड ग्रीन के साथ साथ, क्योंकि पर्यावरण ज़रूरी है, पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। मुझे लगता है जितनी भी थीम है सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बहुत ज़रूरी। तो बिल्कुल। तो बाल हितैषी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे हमारे समाज का आईना होते हैं, जड़ जड़ होती है जी। शायद गांव में गलियां, नालियां या बिल्डिंगें बनाने से उस किसी भी समाज का आईना नहीं होता। आईना उस समाज के बच्चे, महिलाएं होती हैं। उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका हेल्थ सिस्टम क्या है, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, किसी भी पब्लिक का। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चों को अपने गांव से ही हमें गलियां, नालियां बनाने की बजाय पंचायतों की ये जिम्मेवारी फिक्स होती है, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी फिक्स होती है कि अपने छोटे बच्चों को, जो अनमोल हीरे हैं हमारे, उनको संभाला जाए, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा वही है। उन बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए। भारत में हमारे 65% आज यूथ हैं। अगर यूथ किसी गलत रास्ते पर चला गया तो इसके नतीजे बहुत माड़े होंगे। अगर हम अच्छे रास्ते पर लेके चले गए तो हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत सुरक्षित होगा। बिल्कुल। और परमजीत जी, ये कहा भी गया है कि देश की आत्मा, हमारे भारत देश की आत्मा गाँव में बसती है, और यदि हम लोग सभी स्मार्ट विलेजेस बनाने शुरू कर दें तो मुझे लगता है शहर से भी खूबसूरत आबो हवा गांव में रहती है, सारी फैसिलिटी गांव में मिल जाएगी, तो इंसान गांव में ही डटा रहेगा, शहरों की तरफ पलायन नहीं करेगा। और ये भी पूछना चाहेंगे परमजीत जी कि जो आपने कहा कि आप सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते चले गए, बीच में काफ़ी रुकावटें आई, ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक टर्निंग पॉइंट हो? एक तो आपने बता ही दिया हमें, लेकिन कोई ऐसा किस्सा कि जिसमें आपको ये महसूस हुआ हो कि यस, हमारी इसमें जीत हुई है और हमने समाज के लिए निष्पक्ष रूप में काम किया है। मैडम, हमारे जो वीटा मिल्क प्लांट है जी, पॉलिटिकल दबाव में वहाँ सिंथेटिक दूध आता था, 1200 लीटर डेली दूध आता था जी। और मैं डायरेक्टर था। मुझे पता लगा, लोग मेरे पर विश्वास करते थे कि यार ये एक काम करेगा हमारा। मैंने एक कागजी सोसाइटी से 1200 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा था, उसका रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। उसके लिए मुझे कई बार मारने की कोशिश भी की गई, मेरी गाड़ियों को साइडें भी मारी गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा नक्सलिस्ट काम कर रहा है उस पर। लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं उन सोसाइटियों को बंद कराने में कामयाब रहा। और उस टाइम के डॉक्टर शुक्ला थे जो दूध पकड़ा था, उसने कहा था कि अगर ये सिंथेटिक दूध हमारी किसी बच्ची को 8 दिन लगातार दे दें तो वो सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन सकती। और ऐसी मैंने कोऑपरेटिव सिस्टम में पकड़ा है कि लोग वीटा के नाम से अधिकारी मिलके वीटा का नाम यूज़ कर रहे, सामान बाहर से लेके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारा वीटा में आज, जब तक मैं चौथी बार डायरेक्टर हूँ, मुझे 16 साल से नॉन पॉलिटिकल डायरेक्टर हूँ, आज ऐसी बात नहीं है। हमारा सहकारिता की ओर बढ़ रहा है और लोग आत्म स्वावलंबी बनेंगे इससे, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल कंपनियों का या वर्ल्ड की कंपनियों का हमने मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें कोऑपरेटिव सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कोऑपरेटिव सिस्टम मेरे गांव में, हमने सोसाइटी में हमारे पास
किसानों के लिए थोड़े से इक्विपमेंट लेके आए हैं। जी। जैसे पावर स्प्रे है, एक किसान नहीं खरीद सकता, कृषि पर खर्चा कम करके हम उनसे 100 रुपया नॉमिनल चार्जेज लेते हैं। ऑटोमेटिक मशीन है, लोगों के फसल पर स्प्रे कर सकते हैं और बच्चों की वहाँ हेल्प कर सकते हैं हम सोसाइटी के माध्यम से। दूध की कीमत मिलती है। महिलाएं, एक गरीब मजदूर आदमी है, अगर वो दिहाड़ी करने जाता है तो उसकी वाइफ है जो पीछे से अपने 2 भैंसों को दूध डाल के अच्छा पैसा कमा सकती है और उसका पैसा मरता नहीं, सेफ है। जी। इसलिए लोगों को इनकम सोर्स जनरेट करने होंगे। उसी के तहत हमने सोसाइटी के माध्यम से हमारी एनजीओ के पास CSR में उषा ग्रुप के साथ हम 12-13 साल से जुड़े हुए हैं। और 366 सिलाई सेंटर हमारे चल रहे हैं और बहुत हमारी महिलाओं को हमने मास्टर ट्रेनर बनाया है और 366 सेंटर चल रहे हैं जो सैटेलाइट चैनल भी हैं। और आगे आगे हमारी इच्छा है कि उन महिलाओं को और एक्टिवेट किया जाए। जैसे मैं चाहता हूं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे एनजीओ से या किसी के फंड से 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन अब बच्चों को समर्पित है। लोगों के अंदर मैं तो कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख की ये धर्म की दुकानदारी बंद करके सबको इंसानियत की दुकानदारी करने की ज़रूरत है आज। क्योंकि अम्बाड़ा हमारे में धर्म के नाम पर हम पूरी दुकानदारी करते हैं, चाहे कोई हो। हमारे पास अम्बाड़ा में एक भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसके लिए मुझे कई विदेशी रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात हुई है। मेरा बेटा भी बाहर ही है। उन्होंने कहा है कि मेरा अब सपना है कि मैं एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाऊं, क्या बात है, जिसमें लावारिस बच्चों को और बुजुर्गों को रखें, ओल्ड एज होम। वेरी नाइस। और बच्चों को बुजुर्ग मिल जाएंगे और बुजुर्गों को बच्चे मिल जाएंगे। ये मेरा सपना है और कोशिश रहेगी चाणक्य जी की आवाज़ को बुलंद किया जाए कि अगर गंदे नाले को साफ करना है तो इसमें बढ़ना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, अगर किसी पद पर जाने का मौका मिलता है तो पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को पूरा करें। और यही मेरा अगला सवाल भी था, क्या हम आपको भावी विधायक के रूप में देख सकते हैं? वो वक्त के गर्भ में है। राजनीतिक पार्टियों से मेरा किसी से परहेज नहीं है, लेकिन अच्छे राजनीति में सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं। मैं सबका दिल से सम्मान करता हूँ। कोशिश करेंगे, अगर कोई मौका मिलता है तो फिर लोगों को दिखाएंगे कुछ करके। बिल्कुल, कुछ ऐसे काम होते हैं। और ऐसे चलते चलते ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं परमजीत जी जो कि आप हमारे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं? 3 चीज़ें मैडम, एक तो सबको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, बेशक। और दूसरी बात, संघर्ष ही जीवन है। आज हर एक कह रहा है भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन हो जाए पड़ोस वाले घर में। भगत सिंह हमें खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और अपने अनमोल चीज़ें हैं हमारी 2 चीज़ें किसी भी समाज का आईना होती हैं, उसके बुजुर्ग और बच्चे। बुजुर्ग और बच्चों को जहाँ जिसने संभाल लिया, अगर युवा हमारे बुजुर्गों का सहयोग लें, उनके एक्सपीरियंस लें, और युवा बुजुर्ग उन युवाओं को साथ लगाकर उन युवाओं के जोश का फ़ायदा लें, तो हम 100% गारंटी है कि हम समाज में, अपने देश में बदलाव ला सकते हैं। जी परमजीत जी, आपसे चर्चा करके, भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री परमजीत जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा हमारे एपिसोड में किस तरीके से इनका जो जीवन रहा बहुत ही संघर्ष से भरपूर रहा। फिर भी इन्होंने अपने जो उन्होंने ठाना हुआ था उसको पूरा करने के लिए बस लाइक माइंडेड लोग जोड़ते चले गए और कारवा इनका आगे बढ़ता चला गया। संघर्ष की इन्होंने बात कही तो कहना चाहूँगी, चलते चलते रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, आगे सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान श्री परमजीत सिंह जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।
हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।